So now let's start. Your chapter is Principle of Inheritance and Variation. Now on your screen, you see that two important underlined words, inheritance and heredity. Many students have confusions between these two words, inheritance and heredity. And both words are very important words. So now let them clear one by one. And both are very simple. First is heredity. So what is the meaning of heredity? Very simple, just transfer of characters in any living organism. Just transfer of characters from one generation to next is called heredity. And inheritance is the process by which characters are transferred. So students, are you clear? हमने एलन की क्लासेस में भी इन दोनों वर्ड्स को काफी अच्छे डिटेल्स में हमने डिस्कस किया है कि जस्ट ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, एनी कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल हाइट. सो जीन, those gene which regulate the height, so transfer of gene or transfer of these characters from one generation to next, for gene of height is transfer from one generation to next is called heredity. And via which process जीन इज ट्रांसफर इज कॉल्ड इनहेरिटेंस. तो दोनों का मीनिंग काफी सिंपल. कैरेक्टर्स जो जस्ट ट्रांसफर हुए फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, उसे तो आपने कहना हेरिडिटी. और वो कैरेक्टर कौन से प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफर हुआ, द प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस. इस पैराग्राफ में कुछ सेंटेंस को हमने अंडरलाइन कर रखा है जो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर. कॉमनली इस कंप्लीट सेंटेंस जो अंडरलाइन है उसमें कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉइंट्स क्या कहना चाह रहे हैं. तो उसे एक बार हम पहले रीड करें, फिर इसका मीनिंग एक्सप्लेन किया जाएगा. पॉइंट आप देख रहे हैं, हिज एक्सपेरिमेंट्स हैड अ लार्ज सैम्पलिंग साइज विच गैव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डाटा दैट ही कलेक्टेड. ऑल्सो the confirmation of his inferences from experiments on successive generations of his test plants proved that his results pointed to general rules of inheritance rather than being unsubstantiated ideas. अब यहां स्टूडेंट्स कई बार आप लेके आते हैं unsubstantiated ideas क्या कहना चाह रहा है. एक्चुअल में मेंडल ने जो भी अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, फर्स्ट उनकी सैंपलिंग साइज काफी लार्ज स्केल पे थी. और जब भी आपके किसी एक्सपेरिमेंट में लार्ज सैंपलिंग साइज होगी तो उसके रिजल्ट के एक्यूरेट यानी उसकी एक्यूरेसी के चांस उतने ही ज्यादा इंक्रीज होते हुए आपको मिलेंगे. तो मेंडल के पास लार्ज सैंपलिंग साइज थे अपने एक्सपेरिमेंट के और इसलिए उनकी एक्यूरेसी, रिजल्ट की एक्यूरेसी इंक्रीज हुई. तो यहां पर उन्होंने जो भी अपने जनरल रूल्स दिए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, हेरिडिटी को लेते हुए, वो सभी रूल्स या रिजल्ट्स या कंक्लूजन अनसब्सटेंटेड आइडियाज मींस की निराधार बातें नहीं थी. वो उन्होंने किसी न किसी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के बिहाफ पर कहा है. तो यहां पर जो भी मेंडल ने रूल्स बताए वो अनसब्सटेंशिएटेड आइडियाज यानी कि विदाउट एनी प्रूफ या निराधार बेसलेस बातें नहीं है. वो सभी लार्ज स्केल पे किए गए एक्सपेरिमेंट और उन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स के बिहाफ पर इन्होंने अपने जनरल रूल्स दिए हैं. ओके, यहां पर स्टेटमेंट अगर हम फर्स्ट रीड आउट करें और फिर इसके पॉइंट्स एक्सप्लेन करते हैं. मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग pea plant varieties as pairs which were similar except for one character with contrasting traits. अब कॉमनली स्टूडेंट्स को डाउट आता है यहां एक्सेप्ट किस तरह, एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर, ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है. तो यहां मैं आपको क्लियर कर दूं कि एलन के क्लासरूम प्रोग्राम में भी हमने कई बार क्लासेस में डिस्कस किया कि मेंडल ने टोटल 7 कैरेक्टर्स सेलेक्ट किए थे. कैरेक्टर्स टोटल इनके पास में थे 7. और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट की बात करें तो टोटल ट्रेट्स इनके पास में थे 14, 7 डोमिनेंट एंड 7 रिसेसिव. तो जो भी मेंडल क्रॉस परफॉर्म कर रहे थे, अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें
तो किसी भी क्रॉस का फर्स्ट स्टेप था सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट्स, और वो प्योर पेरेंट किसी कैरेक्टर के कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म थे। सपोज हमने कैरेक्टर लिया हाइट, तो हाइट का कॉन्ट्रास्टिंग टॉल एंड ड्वार्फ। तो मेंडल ने हाइट लेते हुए सपोज एक क्रॉस किया, तो एक पेरेंट प्योर टॉल, सेकंड पेरेंट इज प्योर ड्वार्फ। अब उस प्लांट की जो बाकी कैरेक्टर्स थे वो कैरेक्टर एज इट इज सेम थे। देखिए इन्होंने साफ कहा है कि मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज एज पेयर्स विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर। मीन्स की ओनली फॉर वन कैरेक्टर, हमने अगर एक कैरेक्टर लिया हाइट, तो हाइट में एक प्लांट टॉल है तो दूसरा पेरेंटल प्लांट ड्वार्फ है। बाकी सभी कैरेक्टर, चाहे सीड कलर, सीड शेप, फ्लावर कलर, पोजीशन, जो भी हमने रिमेनिंग कैरेक्टर्स लेने, वो दोनों बिल्कुल सेम होंगे, वो बिल्कुल सिमिलर चलेंगे। जैसे दोनों में ही राउंड सीड्स होंगे, दोनों में ही आपको एक्सियल पोजीशन सपोज मिल रही है, बट हाइट में कॉन्ट्रास्टिंग है, एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर, ओनली वन कैरेक्टर कॉन्ट्रास्टिंग होगा, बाकी सभी कैरेक्टर पेयर वो जो भी मिलने वो सिमिलर फॉर्म में आपको मिलेंगे। ये एलन की क्लासेस में भी हमने कई बार पॉइंट डिस्कस किया है। फर्स्ट जो आपके सामने पैराग्राफ टॉप पे देख रहे हैं, इसके अंडरलाइन सेंटेंस अगर हम देखें, सो वो गिवन है, दिस सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स इज अ रैंडम प्रोसेस and so there is a 50% chance of a gamete containing either allele, as has been verified by the results of the crossings. In this way, the gamete of the tall capital T plants have the allele capital T, and the gametes of the dwarf small t plants have the allele small t. Means कि ये पॉइंट सेग्रीगेशन कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना चाह रहा है। सेग्रीगेशन एक्चुअल में सेपरेशन, कि अगर हम नोट करते हैं कैपिटल टी, ये कंडीशन हमने नोट कर रखी है, अब ये डिप्लॉयड है 2n। जब भी म्यूसिस हुआ सेग्रीगेशन होंगे, गैमेट्स फॉर्म होंगे, और एक गैमेट में कोई भी एक एलील ही ट्रांसफर होना है। सो देयर इज अ 50% चांस ऑफ गैमेट कंटेनिंग ईदर एलील। दोनों में से कोई भी एक एलील के एक गैमेट में आने के चांस 50% हो जाएंगे, बिकॉज गैमेट इज हैप्लॉइड। सो ये तो डिप्लॉयड कंडीशन 2n। जब म्यूसिस हुआ तो गैमेट में कोई भी एक एलील आना है। सेम यहां भी एप्लीकेबल होगा, अगर स्मॉल टी है तो गैमेट में कोई एक ही एलील ट्रांसफर होगा, वन गैमेट कंटेन ओनली वन एलील। और अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है तब भी वही, जैसे ये 2n। अब यहां भी अगर आप सेग्रीगेशन करें, सो वन गैमेट कंटेन ओनली वन एलील, ईदर कैपिटल टी और स्मॉल टी। सो 50% चांस 1/2, 50% चांस से गैमेट में या तो कैपिटल टी ट्रांसफर हो या स्मॉल टी। सो ये पॉइंट कहना चाह रहा है सेग्रीगेशन, 50% चांस ऑफ गैमेट कंटेनिंग ईदर एलील ऑफ अ पेयर। ये जो भी पेयर एलील, पेयर में हमेशा आपको मिलने एलील्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पेयर, बट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन बोथ एलील विल गेट सेग्रीगेट, और एक गैमेट में एक एलील आने का चांस 50% होगा। अब नाउ आफ्टर फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें, जो नेक्स्ट पैरा में हमने यहां अंडरलाइन कर रखा है, रेड कलर में आप देख रहे हैं, व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस the pollen grains of genotype capital T have a 50% chance to pollinate eggs of genotype capital T as well as of genotype small t. मीन्स कि अगर इसे हम यहां देखें तो आपने कहा ये एक डिप्लॉयड कंडीशन कैपिटल टी स्मॉल टी, जब गैमेट फॉर्म हुए तो ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी। चेकर बोर्ड में हम अरेंज करते हैं तो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, तो फीमेल में भी यही फॉर्म हुए कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब वो कह रहा है व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस द पॉलिन ग्रेन ऑफ जीनोटाइप कैपिटल टी हैव अ 50% चांस टू पॉलिनेट eggs of the genotype capital T। मीन्स कि कैपिटल टी के कैपिटल टी से फ्यूज होने का चांस ये कितना परसेंट, अगेन ऑल्सो 50%।
बिकॉज ये कैपिटल टी या तो इस कैपिटल टी से फ्यूज हो या फिर ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी से फ्यूज हो। तो कैपिटल टी या कैपिटल टी के स्मॉल टी से फ्यूज होने का चांस 50%। जाइगोट को हम नहीं कह रहे हैं, जैसे जाइगोट तो बनेगा ये कैपिटल टी, इस जाइगोट के फॉर्म होने की प्रोबेबिलिटी 25%, 1 आउट ऑफ 4। यहां जाइगोटिक कॉम्बिनेशन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये पॉइंट ध्यान से क्लियर करें। एलन के क्लासरूम में भी हमने कई बार ये पॉइंट डिस्कस किया है कि गैमेट फॉर्म हुआ, कैपिटल टी का फ्यूज होने का या कैपिटल टी के स्मॉल टी के फ्यूज होने के चांस 50% है। क्योंकि एलन की क्लासेस में भी हम कह रहे हैं कि कैपिटल टी या तो कैपिटल टी से फ्यूज हो या स्मॉल टी से, वो चांस 50%। बट जाइगोट फॉर्म होने का चांस है 25%, वो यहां डिस्कस नहीं किया गया कहीं भी, अभी केवल फ्यूजन की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स में कंफ्यूज नहीं होना है। ये सैग्रीगेशन को कह रहा है और ये फर्टिलाइजेशन की बात कर रहा है। मींस की सैग्रीगेशन जब भी होगा एक गैमेट में एक एलील के आने के चांस 50% होंगे। एलन की क्लासेस में, मियोसिस में, सेल डिवीजन में भी हमने ये पॉइंट डिस्कस किए कि गैमेट फॉर्म हुआ, वन गैमेट कंटेन ईदर ऑफ द एलील, दोनों में से एक एलील आया, 50% चांस। अब इस गैमेट का फ्यूजन, तो कैपिटल टी से फ्यूज होने का चांस 50%, कैपिटल टी के स्मॉल टी से फ्यूज होने का चांस भी 50% है। जाइगोट 25%, चाहे कोई ये आप ले रहे हैं, ये स्मॉल टी, ये टोटल 4 है, सो 1 आउट ऑफ 4 ये आप कहते हैं। बट यहां फ्यूजन की बात है तो ये या तो इससे फ्यूज करे या कैपिटल टी स्मॉल टी से फ्यूज करे। इस पैराग्राफ में आज आपको डिस्कस करना है टेस्ट क्रॉस। कई बार स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। तो टेस्ट क्रॉस एक्चुअल में किसे कहा गया है, क्या इसका यूज है, क्या इंपॉर्टेंस, उनके कुछ पॉइंट्स आप यहां पर देख रहे हैं कि कॉमनली कोई भी प्लांट का फिनोटाइप, एक्सटर्नल अपीयरेंस देखकर हम बता सकते हैं कि गिवन प्लांट इज अ टॉल और ड्वार्फ। बट फिनोटाइप के बिहाफ पर, एक्चुअली इन डोमिनेंट कैरेक्टर, फिनोटाइप के बिहाफ पर जीनोटाइप को प्रेडिक्ट करना इतना इजी या लगभग पॉसिबल नहीं है। जैसा कि एनसीईआरटी कह रहा है, सिंपली लुकिंग एट द फिनोटाइप ऑफ अ डोमिनेंट ट्रेट, इट इज नॉट पॉसिबल टू नो द जीनोटिपिक कंपोजिशन। मींस कि कोई भी डोमिनेंट कैरेक्टर, अगर आपने डोमिनेंट ट्रेट आपको विजिबल हुआ टॉल, तो टॉल तो हुआ फिनोटाइप, बट आप इसका जीनोटाइप अभी अननोन है, आपको आइडिया नहीं लग रहा है कि इसका जीनोटाइप कौन है। इट्स कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये प्रिडिक्शन करना है। और इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस का मेन यूज ये हुआ कि टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट ट्रेट बिकॉज डोमिनेंट एक्सप्रेस्ड इन बोथ कंडीशन, होमोजाइगस एज वेल एज हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट दोनों में ही एक्सप्रेस करता है। तो यहां डोमिनेंट इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, ये आप टेस्ट क्रॉस की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। रिसेसिव कैरेक्टर में प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज रिसेसिव एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। लाइक आपने एक रिसेसिव लिया ड्वार्फ, तो ड्वार्फ तो हमेशा ही होमोजाइगस में एक्सप्रेस होगा। डोमिनेंट ट्रेट में 2 टाइप्स के जीनोटाइप्स आपको मिलते हैं, तो यहां आपको फाइंड आउट करना है कि सैंपल इज प्योर होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। ये फाइंड आउट करने के लिए आप यूज में लेते हैं टेस्ट क्रॉस। अब आगे इसी में देखें तो इन्होंने कहा है that is for example whether a tall plant from F1 or F2 has capital T और capital T small t composition cannot be predicted, जो कि अभी हमने कहा। तो इसी प्रिडिक्शन के लिए आप परफॉर्म करते हैं टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस के लिए कह रहा है कि इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस an organism showing a dominant phenotype is crossed with the recessive parent instead of self crossing। मीन्स कि आपको अब सेल्फिंग ना करके रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करना है। लाइक कॉमनली हमने लिखा कैपिटल टी क्रॉस विद स्मॉल टी एंड नाउ वी ऑब्टेन F1 जनरेशन। F1 इज हेट्रोजाइगस। अब इस F1 में हम कॉमनली क्या परफॉर्म कर रहे हैं, सेल्फिंग, ताकि हमें मिले F2।
नाउ व्हेन दिस F2 जनरेशन प्लांट इज क्रॉस विद रिसेसिव, इसको आपने रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस किया, सो दिस क्रॉस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस. So when any sample is crossed with recessive character plant is called test cross. और टेस्ट क्रॉस से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि गिवन सैंपल इज प्योर और गिवन सैंपल इज हाइब्रिड. कि सपोज आपके पास में 2 टॉल प्लांट्स है, ये टॉल प्लांट, ये प्लांट ए, और इसी तरह से आपने एक लिया प्लांट बी, दिस इज ऑल्सो टॉल, बट इनका जीनोटाइप अननोन है. कि इन दोनों में आइडिया नहीं लग रहा है कि कौन कैपिटल टी टॉल है और कौन कैपिटल टी स्मॉल टी, या दोनों ही कैपिटल टी हो सकते हैं, इधर बोथ आर हेट्रोजाइगस. सो ये फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, टेस्ट क्रॉस. और टेस्ट क्रॉस किससे परफॉर्म करेंगे, रिसेसिव. और टॉल का रिसेसिव कौन, ड्वार्फ. ड्वार्फ मीन्स की स्मॉल टी. अब इन क्रॉस के जो रिजल्ट्स आएंगे उस रिजल्ट से कंफर्म हो जाएगा कि गिवन सैंपल इज प्योर और हाइब्रिड. अगर आपने टेस्ट क्रॉस किया और यहां आपको रिजल्ट मिले ऑल टॉल, तो ऑल टॉल आना कंफर्म कर रहा है कि प्लांट ए इज प्योर, ये होमोजाइगस है, तभी आपको ऑल टॉल मिले. और यदि टेस्ट क्रॉस में रिजल्ट आपको मिले टॉल एंड ड्वार्फ, दोनों मिल रहे हैं 1:1 50-50%, तो इट मीन्स कि ये कंफर्म हो गया कि गिवन सैंपल बी इज हेट्रोजाइगस. तो टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट 1:1 आए, मीन्स कि सैंपल इज हेट्रोजाइगस, और टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट ऑल डोमिनेंट आपको मिले, मीन्स कि सैंपल इज होमोजाइगस. तो ये पॉइंट्स एलन की क्लासेस में भी हमने कई बार डिस्कस किया है. एलन की क्लासेस में हमने बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस दोनों ही डिटेल में डिस्कस किए, और टेस्ट क्रॉस को और ज्यादा डिटेल में प्रॉपरली आपको एलन की क्लासेस में एक्सप्लेन किया गया है. यहां मेंडल की वर्क को रीडिस्कवर जिन 3 साइंटिस्ट ने किए हैं, उन तीनों के नाम आपको अच्छे से याद रखने, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस. ह्यूगो डिब्रिज, कॉरेंस, शेरमार, इन तीनों ने ही इंडिपेंडेंटली, ये भी ध्यान रखें, इंडिपेंडेंटली 1900 में मेंडल्स के वर्क को रिडिस्कवर किया है. और यहीं पर आपको ध्यान रखना है, जो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस है वाज गिवन बाय सटन एंड बोवेरी, वो भी आपको यहां पर पॉइंट याद रखने. सटन एंड बोवेरी ने अपने क्रोमोसोमल थियरी में जीन और क्रोमोसोम के बिहेवियर को कंपेयर किया है. मेंडल ने कहा था कि फैक्टर्स कैरेक्टर्स को रेगुलेट कर रहा है, और उन्हीं फैक्टर्स को नाउ वी कॉल जीन. तो उन फैक्टर्स को या कहीं जीन्स को क्रोमोसोम से पैरेलली कंपेयर किया गया है इनकी थियरी में, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस में. लाइक कि क्रोमोसोम्स आर अकर्स इन पेयर एंड जीन्स आर ऑल्सो अकर्स इन पेयर. तो माइटोसिस, मियोसिस, सेल डिवीजन को जब इन्होंने स्टडी किया तो उस बेसिस पे ये थियरी इन्होंने दी है कि क्रोमोसोम भी आपको पेयर्स में मिल रहे हैं एंड जीन्स आर ऑल्सो अकर्स इन पेयर. क्रोमोसोम सेग्रीगेट मीन्स की सेपरेट होता हुआ आपको दिखता है ड्यूरिंग मियोसिस, और सेम जीन्स भी एट द टाइम ऑफ मियोसिस सेग्रीगेट होते हुए आपको मिलेंगे. अब यही इन्होंने इंपॉर्टेंट थिंग्स, एक पॉइंट कहा है कि द इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर आर दैट क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन्स अकर्स इन पेयर, जो अभी हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट, द 2 एलील्स ऑफ a gene pair are located on homologous site on homologous chromosome. मीन्स कि यहां पर इस तरह से पॉइंट एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि ये आपके सामने होमोलोगस क्रोमोसोम, मीन्स की क्रोमोसोम अकर्स इन पेयर, और इन्हीं पेयर पर जीन्स एलील्स के फॉर्म में अरेंज होंगे. देखिए 2 एलील्स ऑफ अ जीन पेयर लाइक कैपिटल टी, स्मॉल टी. So 2 alleles of gene pairs are located on homologous site on homologous chromosome. Means कि homologous chromosome की सेम लोकस पर एलील प्रेजेंट है जो पेयर में है, या कहें जीन पेयर प्रेजेंट है होमोलोगस पर. इसी तरह से एक और पेयर हमने लिया
अगेन होमोलोगस क्रोमोसोम, यहां पर भी सेम लोकस पे एलील आपको मिलेंगे। सो ये लाइन अच्छे से याद रखें, 2 एलील्स ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। और यहां लिंकेज में जो क्रॉसेस परफॉर्म किए गए थे वो एक्सपेरिमेंटल क्रॉसेस और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आपके सामने। सो 2 क्रॉसेस आर अवेलेबल हियर, क्रॉस ए एंड क्रॉस बी। इन दोनों क्रॉसेस को हमने यहां डिस्कस करना है, वेरी सिंपल क्रॉसेस। अब यहां पर यदि आप देखें फर्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो जो 2 क्रॉसेस आप देख रहे हैं, क्रॉस ए एंड क्रॉस बी, इन फर्स्ट क्रॉस, क्रॉस ए, फीमेल पेरेंट मेल पेरेंट, फीमेल पेरेंट में आप देखिए येलो एंड व्हाइट गिवन है, व्हाइट इज आई कलर, सो आई कलर इज व्हाइट, एंड येलो, येलो फॉर बॉडी कलर इज येलो। बट इन मेल बोथ कैरेक्टर्स आर वाइल्ड टाइप, body color and eye color. So wild type eye color is red and body color is brown. इसी तरह से सेम इन क्रॉस बी, फीमेल में व्हाइट एंड मिनिएचर, व्हाइट अगेन आई कलर रिसेसिव एंड मिनिएचर इज द साइज ऑफ विंग्स, स्मॉल साइज, मेल वाइल्ड टाइप डोमिनेंट, सो आई कलर इज रेड एंड साइज ऑफ विंग इज लॉन्ग। सो अब इन क्रॉसेस को हम देखें तो फर्स्ट आप आइए क्रॉस ए। क्रॉस ए में जब आपने येलो व्हाइट में क्रॉस किया, वाइल्ड टाइप के साथ में येलो व्हाइट का क्रॉस, तो ये F1 जनरेशन आपको मिली। अब सिबमैटिंग अगर आप करते हैं तो इन F2 जनरेशन पैरेंटल आपको कॉम्बिनेशन मिलने 98.7% एंड रिकॉम्बिनेंट 1.3%। तो यहां पर एक्चुअल में आपको ध्यान रखना है कि जो Y एंड W जीन, इनका डिस्टेंस काफी कम है। आप देख सकते हैं बिटवीन Y एंड W जीन डिस्टेंस काफी कम, ये क्लोजली अटैच है। सो डिस्टेंस कम है, इसलिए इसमें लिंकेज के चांसेस ज्यादा होंगे, लिंकेज से ही पैरेंटल कॉम्बिनेशंस आपको बनने। सो लिंकेज 98.7% और जीन पास है, इसलिए क्रॉसिंग ओवर काफी कम मिल रहा है, ओनली 1.3%। इसी तरह से जब इन्होंने क्रॉस बी परफॉर्म किया तो यहां पैरेंटल इन्हें मिले 62.8%, 62.8 ड्यू टू लिंकेज, और न्यू कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेंट्स मिले 37.2% ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। मीन्स कि यहां पर क्रॉसिंग ओवर काफी ज्यादा है, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा मीन्स कि जीन का डिस्टेंस काफी ज्यादा है बिटवीन W एंड M। आप देख सकते हैं कि जो जीन का डिस्टेंस है बिटवीन W एंड M और Y एंड W को कंपेयर करें तो सिंपल सी बात, WM में डिस्टेंस ज्यादा है तो ऑब्वियसली क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा, Y और W में डिस्टेंस कम है तो क्रॉसिंग ओवर कम मिलना है, न्यू कॉम्बिनेशन कम मिलेंगे। और इसलिए इन्होंने नोट में ये पॉइंट दे भी रखा है कि इस कंप्लीट एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन, द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन Y एंड W इज हायर देन W एंड M। W एंड M के कंपैरिजन में Y और W का लिंकेज ज्यादा है। Why? बिकॉज Y एंड W काफी पास में अरेंज है, जबकि W और M का लिंकेज कम है, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इनका डिस्टेंस ज्यादा है Y और W के कंपैरिजन में। क्लियर स्टूडेंट? तो यहां क्रॉस A में अगर हम सिंपली देखें तो इस तरह से आपने परफॉर्म किया है, फीमेल X और X पे हम लिख सकते हैं YW और मेल XY, तो X पर Y प्लस W प्लस, ये करके आपने क्रॉस किया। तो मेल में 2 टाइप ऑफ गैमेट X एंड Y, X पर लिंक जीन है Y प्लस W प्लस, एंड फीमेल इज होमोजाइगस, सो ओनली 1 टाइप ऑफ गैमेट XYW। अब यदि क्रॉस करें तो XY प्लस W प्लस एंड XYW, XYWY, ये आपको मिलना है F1 जनरेशन में। अब इनमें अगर आप सिबमैटिंग करेंगे, देखिए मेल के केस में टाइप ऑफ गैमेट्स आर 2, XYW एंड Y, बट इन फीमेल टाइप ऑफ गैमेट्स 4 टाइप ऑफ गैमेट फ्रॉम फीमेल, 4 टाइप ऑफ गैमेट्स आपको मिलने, बिकॉज क्रॉसिंग ओवर इज प्रेजेंट, 2 पेरेंटल टाइप एंड 2 न्यू टाइप। सो टोटल 4 टाइप ऑफ गैमेट्स आपको फीमेल में बनते हुए मिलने।
पेरेंटल तो कौन से हो जाएंगे, एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस एंड एक्स वाई डब्ल्यू। अब जो दो है वो क्रॉसिंग ओवर के थ्रू कर लें। y को अगर आप क्रॉस ओवर करते हैं तो y w प्लस एंड y प्लस w। अब ये टोटल 8 कॉम्बिनेशंस आपको मिलने हैं। ये तो आएंगे यहां पर पेरेंटल और ये आपको मिलेंगे रिकॉम्बिनेंट्स। क्लियर कि अगर इनको आप क्रोमोसोम पर देखें तो ये एक्स क्रोमोसोम आपने ड्रॉ किया यहां पर, एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम, एक्स होमोलोगस, इन पे जीन जैसा कि यहां से आपने कहा y प्लस डब्ल्यू प्लस एंड वाई डब्ल्यू F1 में। अब पेरेंटल में 2 तो सेम हो जाएंगे, एक ये यहां। अब अगर आप क्रॉस ओवर करें तो y को आपने क्रॉस ओवर कर दिया, तो आफ्टर क्रॉस ओवर एक्स क्रोमोसोम पर y यहां आया, y डब्ल्यू प्लस और y एक्सचेंज होने पे y प्लस डब्ल्यू। सो ये गैमेट्स आपको बनते हुए मिलते हैं यहां पर। सो टोटल 8 आप देख रहे हैं, 4 पेरेंटल एंड 4 न्यू। तो कंक्लूजन सिंपली ये डिस्टेंस को एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि जीन अगर पास होंगे तो रिकॉम्बिनेशन काफी कम होगा, जीन का डिस्टेंस बढ़ेगा तो रिकॉम्बिनेशन भी बढ़ते हुए आपको मिलेंगे। जैसे कि एक साइंटिस्ट का नाम हमने अंडरलाइन किया, हैंकिंग, जिन्होंने एक्स क्रोमोसोम, जो यहां एक्स बॉडी का है, हमने एक्स क्रोमोसोम को इन्होंने डिस्कवर किया है। तो ये पॉइंट याद रखें कि एक्स क्रोमोसोम डिस्कवर्ड बाय हैंकिंग, ये आपको ध्यान रखना है यहां पर। अब यहीं पर सेक्स डिटर्मिनेशन के कई डिफरेंट मेथड्स एक्सप्लेन किए गए हैं। उन्हीं में जो यहां अंडरलाइन आप देख रहे हैं वो एक्चुअल में मेथड आपको मिलेगा XXXO मेथड। XXXO मेथड आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। ये देखिए स्टेटमेंट जो इंसेक्ट्स में कॉमनली मिलना है, इंसेक्ट एग्जाम्पल है इनका, और इंसेक्ट में ग्रास हॉपर आपको दे रखा है। एक बार देखें अगर आप सेंटेंस, तो इन्होंने कहा है कि इंसेक्ट्स द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स क्रोमोसोम और सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑफ द XO टाइप, that is all X bear an additional X chromosome beside the other chromosome autosome. On the other hand, some of the sperms bear the X chromosome whereas some do not. मीन्स कि यहां पर XXXO मेथड में अगर आप देखें तो फीमेल में आपको मिलना है XX और मेल XO। तो जो सेंटेंस इन्होंने अभी कहा या जो आपने रीड आउट किया, इसे अगर आप देखें तो इस तरह से हम नोट करेंगे 2A प्लस XX फीमेल के लिए, और मेल के लिए आप कह सकते हैं 2A प्लस XO, O और 0 एब्सेंस ऑफ 1 क्रोमोसोम। तो अगर जब फीमेल में गैमेट्स फॉर्म होंगे तो यहां आपको मिलना है A प्लस X, ओनली 1 टाइप ऑफ गैमेट, A प्लस X, बट इन मेल two type of gametes will be formed, A plus X and A plus O. A ऑटोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यही पॉइंट इन्होंने कहा, देखिए इन द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑफ एक्सो टाइप, ऑल एग्स बियर एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम। ऑल एक्स, ये जितने भी एग फीमेल गैमेट बनेंगे इनमें एडिशनल एक्स क्रोमोसोम है अदर देन ऑटोसोम, बिसाइड द अदर autosome. Okay. On the other hand, some of the sperms bear the X chromosome whereas some do not. तो जबकि जो स्पर्म्स बने उनमें कुछ में तो X क्रोमोसोम बनेंगे और कुछ में X क्रोमोसोम एब्सेंट रहेगा। तो ये जो मेथड आपको मिलना है, इस मेथड का एग्जांपल आपको गिवन है ग्रास हॉपर। सो ग्रास हॉपर इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन विच द मेल्स हैव ओनली 1 X क्रोमोसोम बिसाइड द ऑटोसोम। एक ही केस में आपको मिलना है। सो 2 टाइप ऑफ गैमेट। तो एलएन की क्लासेस में भी हमने इन पॉइंट्स को और सारे एग्जांपल, कई सारे एग्जांपल्स को आपने यहां डिस्कस किया भी है प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ में। तो यहां पे भी एक आउटलाइन जो आपको मेन याद रखना है, एक तो साइंटिस्ट हैंकिंग मेथड XXXO इन इंसेक्ट में ग्रास रखे, उन्हें हमने अंडरलाइन किया है। मेल हेट्रोगैमी एंड फीमेल हेट्रोगैमी, इनका मीनिंग ध्यान रखें। हेट्रोगैमेटिक उन्हें कहा गया जो 2 टाइप ऑफ गैमेट्स फॉर्म करेंगे,
Those organisms which form only one type of gamete is called homogametic, and those organisms which form two different type of gametes all called is called heterogamy or heterogametic. अब यहीं पर अगर आप देखें मेल हेट्रोगैमेटिक एंड फीमेल हेट्रोगैमेटिक, इनको कुछ एग्जांपल्स से देखें ताकि क्लियर होगा। हेट्रोगैमेटिक फर्स्ट हमने कहा कि जो टू टाइप्स ऑफ गैमेट फॉर्म कर रहे हैं। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमंस में आप देखते हैं 2a प्लस XX फीमेल, और मेल के लिए आप कहते हैं 2a प्लस XY। सो यहां मेल इज हेट्रोगैमेटिक बिकॉज मेल फॉर्म टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स a प्लस X एंड a प्लस Y। a यहां पर ऑटोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इन फीमेल, फीमेल पैरेंट इज homogametic because only one type of gamete is formed, that is a plus X आपको यहां पर मिलना है। सो ये एग्जाम्पल हुआ मेल हेट्रोगैमेटी का। मेल हेट्रोगैमेटिक है बिकॉज मेल फॉर्म टू टाइप ऑफ गैमेट्स। इसी तरह से बर्ड्स में अगर आप चेक करें तो बर्ड्स में आपको मिलता है ZW ZZ मेथड। आप देख सकते हैं बर्ड्स में मीन्स कि वहां पर 2a प्लस ZW एंड 2a प्लस ZZ। अब यहां जो ZW आप बता रहे हैं ये एक्चुअल में फीमेल में और मेल के केस में 2a प्लस ZZ। तो आप देख सकते हैं इन केस ऑफ बर्ड्स फीमेल इज हेट्रोगैमेटिक क्योंकि फीमेल टू टाइप ऑफ गैमेट्स फॉर्म करेगा, A ऑटोसोम प्लस Z and A plus W. So two different type of gametes are formed from female and male form only one type of gamete, that is A plus Z. यहाँ only one type of gamete ही आपको मिलना है। So female heterogametic example आप बता सकते हैं या birds में आपको ये देखने को मिलेगा, और मेल हेट्रोगैमेटिक जो आपने देखा ये ह्यूमंस में इजीली आपको मिल जाएंगे। ग्रास हॉपर जो अभी लास्ट हमने देखा उसमें भी आपको यही मिल रहा था ग्रास हॉपर में, क्योंकि वहां आप देख रहे थे मेल के केस में 2a प्लस XO इन ग्रास हॉपर। तो अगेन यहां भी टू टाइप ऑफ गैमेट्स है। सो हेट्रोगैमेटिक एक आपको मिलना है A प्लस X एंड सेकेंड इज A प्लस O और 0 एब्सेंस ऑफ क्रोमोसोम। सो हेट्रोगैमेटिक मेल इंसेक्ट में आपको मिल सकते हैं, ग्रास हॉपर हमने कहा, ह्यूमन में भी आपको हेट्रोगैमेटिक मेल मिल जाएंगे। और यहीं पर फीमेल हेट्रोगैमेटिक एग्जाम्पल बर्ड्स आप कह सकते हैं। अब यहां पर एलन की क्लासेस में हमने हीमोफीलिया को डिटेल में डिस्कस किया है। एनसीईआरटी का एक पॉइंट जो यहां कई बार डाउट्स लेकर आते स्टूडेंट, ये आपने क्लियर करना है। एलन की क्लासेस में भी आपने कहा कि हीमोफीलिया इज सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। फर्स्ट जो मेन पॉइंट याद रखें, इट्स एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, means कि hemophilia expressed only in homozygous condition, so called recessive disorder. अब यहां पर एनसीईआरटी का एक पॉइंट, द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर बिकॉज मदर ऑफ सच फीमेल हैज टू बी एटलीस्ट कैरियर एंड द फादर शुड बी हीमोफिलिक, बट ब्रैकेट में इन्होंने कह दिया अनवायबल इन द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ। मीन्स कि यहां पर हीमोफिलिक मेल मैच्योर स्टेज में आपको लगभग मिलना पॉसिबल नहीं, और प्लस साथ में इन्होंने कहा है पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर। व्हाई? आप देखिए नेचर में कभी आपको हीमोफिलिक फीमेल नहीं मिलते। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि हीमोफिलिक फीमेल के लिए मदर को एटलीस्ट कैरियर होना जरूरी है एंड फादर शुड बी अफेक्टेड XHY, बट मेल इस कंडीशन में आपको नहीं मिलता है, वो मैच्योर होने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है, तो हीमोफिलिक मेल आपको नहीं मिलेंगे। तो ये जस्ट एक पॉइंट आपको दे रखा है कि हीमोफिलिक फीमेल क्यों नहीं बन रहे, क्योंकि ये कंडीशन मिलनी रेयर है। क्योंकि इस केस में देखिए मेल में टू टाइप्स ऑफ गैमेट XHY, फीमेल में भी टू टाइप्स ऑफ गैमेट XH। अब यहां अगर आप क्रॉस करेंगे तो XH XH ये हीमोफिलिक फीमेल। सो पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल
फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर। ये मिलना काफी रेयर है। क्यों? क्योंकि इसके लिए मेल को हीमोफिलिक होना चाहिए, मदर एटलीस्ट करियर हो, और फादर शुड बी हीमोफिलिक। और फादर क्यों हीमोफिलिक या मेल पेरेंट क्यों हीमोफिलिक नहीं मिल पाएंगे? बिकॉज अनवाइबल इन द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ। मेल के केस में मेल सर्वाइव नहीं कर पाते। अब यहां कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फर्स्ट, सिकल सेल एनीमिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ये एक्चुअल में ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। सिकल सेल इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव। लास्ट हमने डिस्कस किया था हीमोफीलिया, एक्स लिंक रिसेसिव, बट सिकल सेल इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। एलएन की क्लासेस में आपने इसको डिटेल में डिस्कस किया भी है। सो रिसेसिव है मींस की एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। तो अफेक्टेड मेंबर या प्रोजेनी मिलने के लिए पेरेंट्स एटलीस्ट आपको कैरियर मिलेंगे, तभी आप देख सकते हैं यहां पर अफेक्टेड प्रोजेनी आने का चांस 25% आपको मिलेगा। अब सिकल सेल के 2 एलील्स आपको यहां पे दे रखे हैं कि द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलील HBA एंड HBS। इनसे कंट्रोल होगा HBA एंड HBS। HBA इज नॉर्मल एलील, ये तो नॉर्मल है, बट HBS इज म्यूटेंट और रिसेसिव और एबनॉर्मल। और इसी HBS HBS कंडीशन से आप देखते हैं अफेक्टेड पर्सन। दे रखा है एनसीईआरटी ने कि होमोजाइगस आउट ऑफ द 3 पॉसिबिलिटीज, 3 पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी 3? कि 3 पॉसिबिलिटी ये बनेगी HBA 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 HBS एंड HBS HBS। सो आउट ऑफ 3 पॉसिबिलिटीज, इन्होंने साफ दे रखा है जीनोटाइप्स, ओनली 1 होमोजाइगस इंडिविजुअल फॉर HBS HBS शो द डिजीज फिनोटाइप। यहां आपको मिलना है डिजीज अफेक्टेड, ये पर्सन आपको मिलेंगे अफेक्टेड। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल अपीयर अपेरेंटली अनअफेक्टेड बट दे आर कैरियर। ये नॉर्मल तो है बट नॉर्मल के साथ साथ कैरियर आपको मिलेगा। सो द डिजीज एज देयर इज 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द म्यूटेंट जीन टू द प्रोजेनी। सिकल सेल 50% चांस एलील के ट्रांसफर होने के रहेंगे, और ये आप देख रहे हैं कंप्लीटली नॉर्मल। ओके, तो 3 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप याद रखने, 2 एलील्स है HBA एंड HBS। HBA इज नॉर्मल एंड HBS इज अफेक्टेड। कैरियर पेरेंट्स से अफेक्टेड प्रोजेनी आने का चांस 25%। मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर आप ध्यान रखें तो यहां इसने कहा है कि अमीनो एसिड में चेंजेस मींस की एक्चुअल में ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस बाय वैलिन। जो नॉर्मल जीन है HBA, ये तो फॉर्म करेगा ग्लूटामिक एसिड 6th अमीनो एसिड, बट जो म्यूटेंट और सिकल सेल एलील और जीन HBS, इसके 6th पोजीशन पे आपको मिल रहा है वैलिन। मींस की ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस बाय वैलिन। क्यों हुआ? डीएनए लेवल पे आइए कि नॉर्मल जीन का 6th कोडोन डीएनए अगर आप देखें ये तो CTC, बट आफ्टर म्यूटेशन आप देखेंगे CAC, मींस की थाइमीन रिप्लेस बाय एडेनिन। ये म्यूटेशन आपको मिल रहा है। सो कॉम्प्लीमेंट्री भी चेंज होगा GAG GTG। अब आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए में GAG आपको मिलना है एंड GAG कोड करेगा ग्लूटामिक एसिड को नॉर्मल HBA पेप्टाइड चेन, बट म्यूटेंट के केस में एमआरएनए फॉर्म करेंगे GUG और GUG कोड करता है वैलिन को। सो इसके कारण जो चेन बनेगी वो एबनॉर्मल चेन आपको मिलनी है। तो ये पॉइंट्स याद रखें, एक तो 6th पोजीशन पे म्यूटेशन हुआ है, अमीनो एसिड ग्लूटामिक रिप्लेस बाय वैलिन। तो ये मॉलिक्यूलर लेवल पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने। और इसकी 2 पैडिग्री आप देख रहे हैं जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। दोनों पैडिग्री को अगर हम देखें तो बोथ पैडिग्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, पैडिग्री A एंड पैडिग्री B। दोनों एग्जांपल दिए यहां पे, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है पैडिग्री A फॉर ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट एंड B इज फॉर ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। एग्जाम्पल भी इन्होंने मेंशन किए कि ऑटोसोमल डोमिनेंट में ये मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है, जबकि B सिकल सेल एनीमिया विच इज ऑटोसोमल रिसेसिव कैरेक्टर। अगर फर्स्ट पैडिग्री को हम देखें
तो ये एक्चुअल में रिसेसिव भी हो सकता है। कई स्टूडेंट्स डाउट लाते हैं कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो रिसेसिव में भी ऑब्वियसली आपका आंसर मिल सकता है। एलन के क्लासरूम में हमने इनको डिटेल में डिस्कस भी किया है। पेडिग्री के सारे कॉन्सेप्ट, सिंबल्स, पेडिग्री में क्या क्या एनालिसिस करना है, वो चीजें आप डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर एक आउटलाइन कि अगर पेडिग्री ए आप देखें तो डोमिनेंट रिसेसिव दोनों हो सकती है, और बी पेडिग्री पे अगर आप फोकस करें तो बी इज ओनली रिसेसिव, ये ओनली रिसेसिव को ही रिप्रेजेंट करेगा बी। क्योंकि किसी भी पेडिग्री में अगर आप देखें, एलन की क्लासेस में भी हमने कहा है कि इफ पेरेंट्स आर नॉर्मल, अगर पेरेंट्स नॉर्मल है, प्रोजेनीज अफेक्टेड आपको मिल जाए तो कंफर्म हो जाता है कि पेडिग्री इज रिसेसिव। पेरेंट्स नॉर्मल, प्रोजेनी अफेक्टेड, तो पेरेंट्स रिसेसिव। तो पेडिग्री सॉल्व करने की कई ट्रिक्स आपको एलन की क्लासेस में हमने एक्सप्लेन किए। अब यदि क्रॉस बी को फर्स्ट आप देखें जो कह रहे हैं रिसेसिव है, तो कंफर्म है यहां पर रिसेसिव के केस में अफेक्टेड स्मॉल ए होगा। तो कंफर्म है वन स्मॉल ए कम्स फ्रॉम फीमेल पेरेंट एंड सेकंड फ्रॉम मेल पेरेंट। तो सेकंड एलील कौन हो जाएगा? कैपिटल ए। सो पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस और अफेक्टेड प्रोजेनी स्मॉल ए। यहां ये स्मॉल ए तो अगेन इनके पेरेंट्स भी ये कौन होंगे? हेट्रोजाइगस होने का कहेंगे आप, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये चांस। सो बी इज सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव। ए आप आइए, ऑलरेडी हमने कहा ये रिसेसिव भी हो सकता है, बट यहां मेंशन किया गया है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, तो उसे आपने मानना है ऑटोसोमल डोमिनेंट। एलन की क्लासेस में भी हमने कहा है कि डोमिनेंट के केस में ट्राई करें कि सबसे पहले नॉर्मल का जीनोटाइप नोट कर लें। तो नॉर्मल कौन है? ये नॉर्मल पेरेंट, तो नॉर्मल स्मॉल ए बिकॉज डोमिनेंट एलील इज एब्सेंट। ये नॉर्मल है तो डोमिनेंट एलील नहीं है, इसलिए नॉर्मल है। सेकंड, अगर इस पेरेंट को हम देखें, ये पेरेंट, तो ये अफेक्टेड है, तो कंफर्म है एक कैपिटल ए जरूर होगा। बट इनका सेकंड एलील कैपिटल ए नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप सेकंड एलील भी कैपिटल ए लेते हैं और ये क्रॉस परफॉर्म करें तो ऑल प्रोजेनीज विल गेट अफेक्टेड। बट यहां कुछ प्रोजेनीज नॉर्मल आपको मिल रही है, कुछ अफेक्टेड है बट नॉर्मल प्रोजेनी भी है। और नॉर्मल प्रोजेनी मिलना तभी पॉसिबल है जब स्मॉल ए, यानी कि इसका दूसरा एलील होगा स्मॉल ए। तो अगर ये क्रॉस आप परफॉर्म करें तो इसमें नॉर्मल एंड अफेक्टेड दोनों चांस आपको मिल रहे हैं, अप्रोक्स 50-50, जो यहां पे भी आपको मेंशन किया गया है। थैंक यू।